नमस्कार दोस्तों। अगर आप भारत की आज़ादी के इतिहास को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज़ों ने हमेशा मुग़लों के जो वंशज थे उनको ज़्यादा तवज्जो दी थी और हिंदुओं को उनके ही देश में हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। एक मुस्लिम नेता जिसको अलग राष्ट्र का सपना आया, अलग मुस्लिम राष्ट्र का सपना आया और उसने उसे ज़मीनी हकीकत बना दिया। जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो रहा था तभी उसे दो हिस्सों में बांटने का विचार बड़े ज़ोर शोर से तूल पकड़ रहा था। एक हिस्सा हिंदुओं का भारत और दूसरा हिस्सा मुसलमानों का पाकिस्तान। यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थियरी, ताकि धर्म के नाम पर आगे चल के कोई खून खराबा ना हो, लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने देश में आराम से जी सके। लेकिन हुआ क्या? ब्रिटिशों ने सीमाएं तो खींच दी, ज़मीन तो बांट दी, मगर असल बंटवारा नहीं हुआ था। उन्होंने ये नहीं देखा कि जब तक पाकिस्तान से आखिरी हिंदू भारत लौटकर नहीं आ जाता और भारत का आखिरी मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता, तब तक ये बंटवारा अधूरा ही रहेगा। जिन्होंने ज़मीन का अलग टुकड़ा मांगा था, अलग देश मांगा था, उन्होंने पाकिस्तान बना तो लिया लेकिन वहाँ गए ही नहीं। भारत में ही अपनी जायदाद, अपने घरों से वो चिपके रहे। और हमारे नेताओं की कायरता देखी कि उन्होंने कहा नहीं कि चले जाइए अपने पाकिस्तान में, नहीं कह पाए। उधर पाकिस्तान में क्या हुआ? हिंदू, सिख, सिंधी भाइयों की ज़मीनें छीन ली गई, उनकी हवेलियां कब्जा ली गई, उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तलवार की नोक पर कहा गया या तो मुसलमान बनो या भारत चले जाओ। लाखों हिंदू मारे गए, महिलाओं ने आत्महत्या की आत्मसम्मान की खातिर, और हजारों को जबरन मुसलमान बना दिया गया था। ऐसे समय में भारत ने क्या किया था? भारत में जो मुस्लिम रह गए उन पर कोई गुस्सा नहीं निकाला किसी ने। कई कई छोटे मोटे दंगे जरूर हुए थे, मगर पाकिस्तान में जो नरसंहार हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था, उसका भारत में कोई जवाब नहीं दिया। और तो और गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भी दिलवाए। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास पाकिस्तान से लौटे मुसलमानों के लिए रहने की एक जगह बनाई। यही वो तबका है जो इस देश को कभी अपना मानने को तैयार नहीं हुआ। ये देश का खाना खाते हैं, इस मिट्टी की उपज जो है उसमें से उनका गुजारा होता है। सरकार से सारी सुविधाएं लेते हैं अल्पसंख्यक कहलाकर, लेकिन दिल से ये देश को अपना नहीं मानते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिख के रखा है, ये लोग कभी देशभक्त नहीं बनेंगे। इनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, देश, संविधान, कानून सब नीचे है। इनके लिए शरिया ही इनका सबसे बड़ा कानून है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्या बदला है, अगर इस पर गौर करें तो ये जो लोग हैं वो वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। भारत जीतता है तो इन्हें दुख होता है। अक्सर कोई क्रिकेट का मैच चलता होगा भारत पाकिस्तान का, भारत अगर जीत जाता है तो इन्हें दुख होता है, पाकिस्तान जीतता है तो पटाखे फूटते। इनके सोशल मीडिया स्टेटस पर बाप आखिर बाप होता है कहकर औरंगजेब लगा हुआ रहता है। औरंगजेब इनका आदर्श है। अभी देखिए राम मंदिर बन गया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, ज्ञानवापी की सच्चाई भी सामने आ रही है, मगर हिंदू इससे खुश है, इस देश का वासी है, जो मूल निवासी है। मगर इन सब पर इस जमात को मिर्ची लग रही है। और देखिए इनकी दोहरी मानसिकता देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में जब इजराइल हमला करता है तो भारत के लोग जो है ना, ये तड़पने लगते हैं। गाजा पट्टी में जो हो रहा है उस पर इन्हें दुख होता है, लेकिन जब भारत पर 26/11 या फिर पुलवामा जैसा हमला हुआ, अभी हाल ही में पहलगाम जैसा कुछ एक दुर्घटना घटी, ये सब पाकिस्तान पुरस्कृत हमले थे, तब ये चुप रहे थे। जब ओसामा ने अमेरिका पर हमला किया था, 9/11 वाला, ट्विन टावर गिरा दिया था, तो क्या वो कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे किया था? कोई मानवीय हमला था वो? बॉलीवुड की कुछ नायिकाओं को भी देखिए, सोनाक्षी हो या स्वरा भास्कर हो या राखी सावंत। स्वरा भास्कर की एक पोस्ट देखिए आज आपने, सॉलिडरिटी विद गाजा। ये लोग मुंबई के आज़ाद मैदान में एक निषेध धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए फिलिस्तीन में जो हो रहा है इसके लिए।
इस धरने के निमंत्रक कौन है, कौन बुला रहा है इन लोगों को? सारे कथित सेक्युलर और वामपंथी लोग हैं। सीपीआई है, सीपीआई-एम है, सीपीआई-एमएल है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, फिर ये अपना रिपब्लिकन पार्टी है सेक्युलर, ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी है खासकर, सारे कथित सेक्युलर वामपंथी लिबरल। इनके लिए भारत में कोई त्रासदी जो होती है ना वो मायने नहीं रखती, लेकिन गाजा में कुछ हो तो इनका खून खौल उठता है। 2012 साल आपको याद होगा, एक वाकया हुआ था, मुंबई की बात कर रहा हूँ। असम में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को, वहाँ के बोडो जो जमाती के लोग हैं उन्होंने पकड़कर मार दिया था। एक बड़ा नरसंहार हुआ था। वो लोग कौन थे? भारतीय थे? नहीं, वो सिर्फ मुसलमान थे। इसलिए यहाँ मुंबई के आज़ाद मैदान में उस नरसंहार की निंदा करने के लिए रजा अकादमी ने प्रदर्शन किया। क्या हुआ था उस प्रदर्शन में? पहले से ही नियोजन करके कुछ गुंडे आए थे, कुछ समाज कंटक आए थे, उन्होंने बेखौफ हुड़दंग मचाया। पुलिस वाहनों को टारगेट किया गया, महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, पत्रकारों पर हमला हुआ, उनकी ओबी वैन जलाई, शहीद स्मारक को लात मारी गई थी। दोस्तों, ये प्रदर्शन नहीं, हमला था, भारत की संप्रभुता पर हमला। गौरतलब बात यह है कि तब उस इलाके के इंचार्ज थे देवेन भारती नाम के एक पुलिस अधिकारी, और आज वही देवेन भारती मुंबई के पुलिस कमिश्नर है। कमिश्नर साहब क्या 2012 का वो मंजर भूल गए हैं या उसे फिर से दोहराते हुए देखना चाहते हैं? अब सवाल ये उठता है कि जब ये मोर्चा फिर से निकलेगा तो क्या सरकार उसे रोक पाएगी? अगर कल फिर से वही आग भड़कती है तो जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या बुधवार को सरकारी छुट्टी होगी आज़ाद मैदान के दायरे में? क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिसेस है, लोग बड़े पैमाने पे वहाँ पे नौकरी करते हैं, तो उन सबको आप छुट्टी दोगे? क्या फिर से रजा अकादमी पार्ट 2 देखने को मिलेगा? ये सवाल हर सच्चे भारतीय को पूछना चाहिए। अगर भारत में कोई गाजा पर दुख जताता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी फितरत है। लेकिन अगर वो दुख एक हिंसक भीड़ में बदलता है, अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से सक्रिय होती है और सरकार कुछ नहीं करती, तो फिर ये सरकार के हिंदुत्व का भी विरोध होना चाहिए। ये दोगला हिंदुत्व है, ये डरने वाला हिंदुत्व है, और ये लालची हिंदुत्व है जो ये जमाती के कुछ चुनिंदा वोटों के लिए पीछे हटता है, इन्हें परमिशन देता है। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे मोर्चों को इजाज़त देनी चाहिए, परमिशन देनी चाहिए? क्या सरकार को इससे सख्ती से निपटना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं फ़िलहाल यही रुकता हूँ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखें और देखते रहे द फ्रंट पेज। धन्यवाद, नमस्कार।